हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस सेमेस्टर से हम कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है फंजाई की कई सारी लाइफ साइकिल, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंजाई पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई, एल्ब्यूगो या फिर फाइटोप्थोरा इंस्टॉन्स के बारे में, ऑस्ट्रेलेको के बारे में, पीथियम के बारे में। तो कई सारी फंजाई की लाइफ साइकिल को हमने कवर किया हुआ है। फंजाई का जनरल करेक्टर्स, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एमएससी और बीएससी दोनों के लिए। तो ये सारे टॉपिक्स फंजाई से रिलेटेड मैं कवर कर चुका हूं। इसके अलावा बैक्टीरिया से रिलेटेड भी कई सारे टॉपिक, जैसे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया या जनरल करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं। वायरस से रिलेटेड भी कई सारे टॉपिक, जनरल करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल को भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, माइकोप्लाज्मा को भी कवर कर चुका हूं। तो इस सेमेस्टर से हम कई सारे टॉपिक जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं कवर कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल। आज हम बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे और ये बीएससी और एमएससी दोनों के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बैक्टीरिया सेल की स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैक्टीरिया से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया जनरल करेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया को क्लासीफाइड किया हमने उसकी स्ट्रक्चर के बेस पर, उसकी फ्लैजेल्ला के बेस पर। ठीक है, तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन और जनरल करेक्टर्स के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जामिनेशन पेपर में कई बार पूछा गया था। दूसरा, अगर आप सोल्ड पेपर उठाकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन पर करना है। मतलब कि जो बैक्टीरिया खाना खाते हैं, जो उनका न्यूट्रिशन है, उसके बेस पर भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। और ये क्वेश्चन 10 नंबर में, 7.5 नंबर में या 5 नंबर में, अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पैटर्न, उसके बेस पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। दोस्तों, ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, ग्राम स्टेनिंग इन बैक्टीरिया, जिसमें हम देखते हैं जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया की, तो हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप सोल्ड पेपर उठाकर देखेंगे आपको पता चलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये क्वेश्चंस मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसके ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। अगर आप सोल्ड पेपर या बुक्स में देखेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 अंतर मिलते हैं बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, लेकिन मैंने लगभग 20 डिफरेंशिएशन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताया है। तो आप जाएंगे चैनल के अंदर और प्लेलिस्ट में आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आप 10-12 अंतर लिखते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। आपको 7.5 नंबर में है तो 5 नंबर मिल जाएगा, अगर 10 नंबर का है तो 8 नंबर मिल जाएगा। कंप्लीट मार्क्स अगर आपको लाना है तो आपको पूरा कंप्लीट लिखना होगा, एटलीस्ट 20 डिफरेंशिएशन तो आपको लिखना ही होगा, जो कि मैं लिखवा चुका हूँ। तो आप जाकर चैनल के अंदर देख लेंगे। आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन स्टडी होगा वो है बैक्टीरियल सेल। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर हम इसको डिटेल में, हम यहाँ पर जैसे बैक्टीरिया सेल को स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई दूसरा टॉपिक नहीं घुसाएंगे। जैसे हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर क्या है और इसके जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें फ्लैजेल्ला है, उसका अरेंजमेंट किस तरह से है, या उसके बेस पर भी क्लासिफिकेशन आप लोग जानते हैं, इसके फ्लैजेल्ला के बेस पर भी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है और किस तरह से काम करता है। दूसरा, इसमें एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, मेसोसोम क्या है, या कई सारी जो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उनको हम स्टडी करना है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, मतलब अगर आपको रिसर्च लेवल स्टडी करनी है, क्योंकि बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी सेल की स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे बैक्टीरिया से रिलेटेड है, वहाँ पर आपको एक काम आएगा। कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, जो कि मैं ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन ये जो टॉपिक है ये भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन समझना है तब भी आपको यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये कई सारे टेक्निक ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सारी बातें। ठीक है, अगर आपको समझना है तो बैक्टीरिया की सेल को स्ट्रक्चर को समझना होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ बैक्टीरिया के बारे में। दोस्तों, बैक्टीरिया क्या है?
प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का नाम लेते ही आप तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें कौन कौन सी सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, कौन कौन सी सेल ऑर्गन्स एब्सेंट हो सकती हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको डिफाइन कर सकेंगे कि बैक्टीरिया सेल किस तरह की सेल हो सकती है पहले से ही, मतलब बिना बताए ही आप, अगर मैंने सिर्फ इतना बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया है तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं इसके बारे में। दूसरा पॉइंट, द बैक्टीरिया जो वर्ड लिया गया वो स्टिक वर्ड, मतलब बैक्टीरिया का मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड है बैक्टीरिया जिसका मतलब होता है स्टिक। स्टिक मतलब रॉड। दोस्तों ये जो पहली बार जो बैक्टीरिया जो डिस्कवर किया गया था वो एक तरह से रॉड लाइक था, इसलिए इसका नाम हमने यहाँ पर रख दिया गया बैक्टीरिया यानी कि स्टिक। ठीक है, तो उन्हें नहीं पता था कि बैक्टीरिया कॉक्सी बैक्टीरिया भी होते हैं, मतलब गोल गोल भी होते हैं, और फिर गोल गोल कई सारे और भी मिल करके स्ट्रेप्टोकोकस बनाते हैं। ठीक है, ये सारी जो जनरल थिंग्स होती हैं ये आप, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये जो है सिंपल स्ट्रक्चर होती है इनकी, प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप के आप इसको देख नहीं सकते। ठीक है, आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेना होगा। डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनी वान लुई वेन हक, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, नाम याद कर लें क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन पेपर में ये जो तीनों नाम है इसको अच्छे से याद कर लें। बैक्टीरिया की डिस्कवरी या खोज किसने किया? एंटोन वान लुई वेन हक। और दूसरे हैं इरेनबर्ग। इरेनबर्ग ने बैक्टीरिया टर्म यूज़ किया, उन्होंने कहा बैक्टीरिया टर्म यूज़ किसने किया था? इरेनबर्ग साइंटिस्ट ने 1829 में। लुईस पास्चर ने इसको डिटेल में स्टडी किया कि आखिर बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर कैसी है, वो किसने स्टडी किया? लुईस पास्चर ने। आगे डिस्कस करते हैं वो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैक्टीरिया की जो सेल है ये एकदम रिजिड सेल वाल है। ठीक है, इसकी जो सेल वाल होती है एकदम रिजिड होती है। ठीक है, उसके अंदर कंटेनिंग, उस सेल वाल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिटिल ग्लूकोसामीन और एसिटिल म्यूरेमिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। और कुछ सर्टेन बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें प्रेजेंट होता है डाई एमिनो, मतलब कि 2 एमिनो एंड पिमेलिक एसिड, डाई एमिनो पिमेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट नोट करेंगे। और बैक्टीरिया के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जनरल थिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके अंदर जो जैसे कुछ सेल ऑर्गन जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब एब्सेंट होता है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। क्योंकि आपने क्या देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जैसे आपने सुना है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, वो सब इसके अंदर एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर एब्सेंट, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस भी इसके अंदर एब्सेंट। प्लास्टिड का मतलब प्लास्टिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल वाल के अंदर, और इसी के अंदर तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं डिटेल में सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ जितने भी सेल ऑर्गन्स है वो भी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो ये सब इसमें एब्सेंट होता है। इतना पॉइंट नोट किया, तो ये इतना पॉइंट आपने नोट किया तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में ये सब प्रेजेंट होता है। ये सभी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल हैं ये यूकैरियोटिक सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर एब्सेंट कहाँ पर है? प्रोकैरियोटिक सेल में, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। करेक्ट। इसकी लेंथ क्या हो सकती है? लगभग 2 to 10 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, और ब्रॉड यानी कि चौड़ाई कितनी हो सकती है? 0.22 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो अलग अलग तरीके से सोर्सेज से अपना फूड गेन करते हैं, वो मैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया वाले टॉपिक में कवर कर चुका हूँ। डिटेल में चाहिए तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल से रिलेटेड पिगमेंट पाए जाते हैं। एक स्पेशल पिगमेंट या क्लोरोफिल से रिलेटेड कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया क्लोरोफिल। वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा अपना फूड खुद बनाते हैं। करेक्ट। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि अपना फूड खुद बना लेते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अक्यूरेंस, मतलब कि प्राप्ति स्थान, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सारी तो बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से बताना चाहूँगा। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, आपकी घर आप थोड़ा सा जनरल थिंग्स बता देता हूँ। जैसे आप राजस्थान से हैं या पंजाब में हैं या फिर किसी इंडिया के किसी भी स्टेट में हैं या किसी इंडिया से बाहर भी अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कहीं पर भी हैं, तो दोस्तों वहाँ की मिट्टी और मतलब कि डिपेंड करता है बैक्टीरिया के जो मिट्टी है, जो सोइल होता है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर बैक्टीरिया कितना है, कितने ग्राम सोइल में कितना बैक्टीरिया है। क्योंकि बैक्टीरिया पूरे मिट्टी का या सोइल का मतलब पूरे कार्बन का बहुत कई परसेंट, लगभग 0.5% होता है। मतलब बैक्टीरिया ने हमारे से ज़्यादा संख्या इन बैक्टीरिया की इन पृथ्वी पर, किसी भी जीव से ज़्यादा सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? मतलब पृथ्वी पर जितना भी कार्बन है उसका 50% बैक्टीरिया के पास है, मोस्टली मैक्सिमम %। ठीक है। अक्यूरेंस प्राप्ति स्थान,
दोस्तों 90 डिग्री सेल्सियस पर भी ये सर्वाइव कर जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक सर्वाइवल कर सकता है ये, कि मतलब आप 90 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, मर जाओगे। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाता है, और ये जो है कई मतलब माइनस डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव कर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एवरीवेयर पाए जाते हैं, कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, ये समुद्र में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जब बैक्टीरिया को देखा कि वो जो लगभग 2500 मीटर यानी 2500 मीटर डेप्थ में वाटर के अंदर जो समुद्र का पानी होता है उसके डीप में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो मतलब इससे भी पता चलता है कि बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कहीं पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। करेक्ट। आगे पॉइंट है, अगर आप इसकी सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको कवर करना, एक तो ये होता है कि अगर मैंने क्या किया कि बैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर को आपको ऐसे बता दिया कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल, मीजोजोम, ये सारी मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर मैंने आपको गिनवा दिया। लेकिन इसको कवर कैसे करें, मतलब हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि हम बैक्टीरिया सेल को अच्छे से कवर कैसे कर लें। कवर करने का सिर्फ एक तरीका है, आप क्या करो, इसको सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। एक तो सेल एनवलप, मतलब आपको जो इसकी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है सबसे पहले सेल एनवलप, यानी कि इसका जो बाहर की जो 3 लेयर दिखाई दे रही है इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी जो सेल वाल है, मेम्ब्रेन है या लेयर है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, एक तो सेल एनवलप, दूसरा साइटोप्लाज्म। तो सेल एनवलप की बात कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म तो अंदर की तरफ है, और हम बात कर लेते हैं तो सेल एनवलप के बारे में। सेल एनवलप जो बैक्टीरिया का होता है, एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, हम ये यू बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं। बैक्टीरिया भी जो है आर्की बैक्टीरिया, आर्की मतलब फर्स्ट बैक्टीरिया होते हैं जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं होते, यू बैक्टीरिया थोड़ा ज़्यादा डेवलप होते हैं, और इसी के अंदर हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। करेक्ट। तो अब इसके अंदर क्या क्या पाया जा सकता है, इसकी सेल ऑर्गन्स, या इसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गन्स है, और कौन, अगर सपोज करो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो आखिर इस सेल, ये भी तो एक सेल है, इसे भी तो जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है तो ये सर्वाइव कैसे कर पा रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी देना। तो इसके अंदर कौन सा ऐसा सेल ऑर्गन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बदले में काम कर रहा है, यानी कि इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। करेक्ट। वो सारी बातें हम नोट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल एनवलप के बारे में। दोस्तों बैक्टीरिया के अंदर जो सेल एनवलप है वो 3 टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, इसमें जो है 3 सेल एनवलप होते हैं, यानी कि 3 वाल या लेयर हो सकती है। सबसे बाहर की तरफ जो वाल होगी, सबसे बाहर की तरफ मैं बात कर रहा हूं, उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर भी उसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है ये थोड़ा रिजिड भी हो सकती है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर रिजिड भी हो सकती है, मतलब एकदम टफ, टाइट या मजबूत, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके अंदर ये बिल्कुल ढीली, लूजली अरेंज हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है ये 2 पार्ट्स में हो सकती है, एक टफ और एक स्लाइम लेयर। ठीक है, जो लूज होगी एकदम। अब ये जो टफ है, ये जिन बैक्टीरिया के अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, ठीक है, वो थोड़ा टफ है, तो वो जो है एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर, ये एकदम तरीके से इसका जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो थोड़ा टफ है, मतलब रिजिड है थोड़ा सा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो कैप्सूल होता है दोस्तों, ये किस किस चीज़ों का मिलकर बना होता है, ये पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन दोनों का मिलकर बना होता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन का मिलकर, और साथ में पॉलीसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड आपने पढ़ा होगा आई थिंक। ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ भी है, लेकिन केमिस्ट्री जूम चैनल पर, इस चैनल पर नहीं। तो आगे हम बात करते हैं, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर भी बोलते हैं, इसी को हम म्यूसिलेजिनस वाल भी बोलते हैं, इसी को हम कैप्सूल भी बोलते हैं। और ध्यान रखना, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें ये कैप्सूल पाया जाता है वो पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, उनको मारना इतना आसान नहीं होता। आप नॉर्मल बैक्टीरिया को तो ईजिली मार लोगे जिसमें सिर्फ सेल वाल प्रेजेंट है, यानी कि बाहर की जो कैप्सूल वाल है वो अब्सेंट है, उसको आप आसानी से मार लोगे। लेकिन ये जो कैप्सूल वाल है ये बहुत ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, मतलब कि ये फाइट करता है। किसी भी केमिकल का इस पर इतनी आसानी से इफेक्ट नहीं होता। अगर होता तो जो बड़े बड़े जो बैक्टीरिया हैं जो कि रोग फैलाते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, वो क्या करता है, वो हम टीबी रोग उत्पन्न करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ कॉज करता है, तो उसको मारना कितना आसान हो जाता। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इसके बाहर भी एक ऐसा केमिकल, ये सभी इसके आगे सभी केमिकल, ये जो कैप्सूल वाला आपको दिखाई दे रही है, सभी इसके आगे जो जितने भी केमिकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इसको मारने के लिए, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। करेक्ट।
तो हमने क्या देखा कि इसके बाहर सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, और उसके अंदर जो बीच वाली जो लेयर है जिसको मिडल लेयर बोलते हैं, जो कि मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों सेल वॉल। सेल वॉल का प्रेजेंट होना बैक्टीरिया में ये बताता है कि ये प्लांट से थोड़ा सा सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है इसमें जो है सेल वॉल भी प्रेजेंट है, और ये सेल वॉल किस किस चीज़ों का मिलकर बना होता है अभी थोड़ा हम डिटेल में थ्योरी भी नोट्स भी बनाएंगे, डोंट वरी, अभी आप इसको नोट करते रहें थोड़ा सा। और ये जो उसके अंदर की तरफ जो होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों आपको याद हो तो कि मैंने क्या बताया था कि प्लांट सेल के अंदर जो प्लांट सेल होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है, ओनली प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरीके से इसके अंदर जो सबसे जो अंदर की तरफ जो लेयर होती है, इनर लेयर जिसको हम बोलेंगे, वो है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमेबल होती है, ठीक है, मतलब सेलेक्टिवली परमेबल होती है। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आएगा, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, ये सब काम होता है इसी का, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। इसमें ये भी वैसे ही जस्ट सेम जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल के अंदर जाएंगे मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया था कि उसकी पूरी स्ट्रक्चर को डिटेल में सिंगर और निकोलसन कई सारे जो मॉडल्स हैं उनके बारे में उनका कंपेरिजन भी किया, सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वहाँ पर जस्ट लाइक बैक्टीरिया का भी होता है, बैक्टीरिया को कोई स्पेशल नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी लगभग सेम ही होता है, ये भी लिपिड बायलेयर का ही बना होता है, करेक्ट। अब हम बात करते हैं, तो हमने बात किया सेल एनवलप के बारे में। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर कौन कौन सी प्रेजेंट है, ठीक है। एनवलप पर आप क्या देखेंगे कि ये जो आप कैप्सूल है इस पर आपको दिखाई देंगे, एक तो फ्लैजेला दिखाई देगा। फ्लैजेला का काम क्या होता है दोस्तों, फ्लैजेला का फंक्शन होता है कि ये जो है मूवमेंट में हेल्प करता है। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लैजेला को क्लासिफाइड किया गया है किस बेस पर, जैसे किसी भी बैक्टीरिया को हम क्लासिफाइड कर देते हैं उसकी फ्लैजेला के बेस पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बैक्टीरिया पर सिर्फ फ्लैजेला एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। अगर किसी पर प्रेजेंट है एक फ्लैजेला प्रेजेंट है अगर किसी बैक्टीरिया पर, हम बोलते हैं उसको मोनोट्राइकस। अगर दो फ्लैजेला प्रेजेंट है जैसे कि इस पर, तो उसको बोलेंगे हम एम्फीट्राइकस, ठीक है। एक फ्लैजेला इधर एक फ्लैजेला इधर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एम्फीट्राइकस। लेकिन अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया जिस पर दो ग्रुप इधर फ्लैजेला का है और जस्ट यहाँ पर भी हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस। तो इस बेस पर बैक्टीरिया को मतलब फ्लैजेला के बेस पर कई तरीके से लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस उसको कहेंगे जिस पर बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट हो चारों तरफ बैक्टीरिया सेल के। तो इस फ्लैजेला का मेन फंक्शन क्या है, इसको मूवमेंट प्रोवाइड करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएगा, ये फ्लैजेला के मूवमेंट के बेस पर। और दूसरा, अगर आप फ्लैजेला को ब्रेक कटिंग करते हैं, इसका सेक्शन करेंगे, तो इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, दोस्तों पिछला वीडियो मेरा जो आप देखेंगे उठा करके, मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया हुआ है, हमने बताया भी था माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है वो कैसा दिखाई देगा आपको, इसमें 9+0, मतलब कि पेरीफेरी पर जो है 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे और सेंटर में एक भी नहीं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम बोलते हैं 9+0, करेक्ट। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। और इसके अलावा हम यहाँ पर हमने फ्लैजेला के बारे में डिस्कस किया। और ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, हेयर लाइक मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं, इसमें से जो बड़ी वाली स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं पिलाई। क्या बोलेंगे, पिलाई, या फिर एफ पाइलस भी बोलते हैं, सेक्स पिलाई भी बोलते हैं। और ये जो पिलाई है इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्जुगेशन। आपको याद हो बैक्टीरिया के अंदर जो कॉन्जुगेशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि पिलाई की हेल्प से आपस में दो, एक F+ बैक्टीरिया और F- बैक्टीरिया, यानी डोनर बैक्टीरिया और रिसिपिएंट बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, प्लाज्मिड का ट्रांसफर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है। तो ये सारी मैं बातें बता चुका हूँ। तो ये इनका यही फंक्शन होता है इन पिलाई का। दूसरा, जो छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फिम्ब्री, और सिंगुलर में इसको बोलेंगे फिम्ब्रिया। अगर एक को ना आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो फिम्ब्रिया बोलेंगे, अगर बहुत सारे हैं तो उसको बोलेंगे फिम्ब्री, करेक्ट। तो ये था इसका बाहर एनवलप का स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म के अंदर आप क्या देखेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है इसके अंदर, तो राइबोसोम प्रेजेंट होगा, क्योंकि राइबोसोम के बिना भाई प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होगा। राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इसमें राइबोसोम किस टाइप के पाए जाते हैं, 70S टाइप के। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S टाइप का होता है। बट यहाँ पर आप देखेंगे बैक्टीरिया, क्योंकि चूंकि प्रोकैरियोटिक है तो इसमें डेफिनेटली कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, 70S टाइप का। तो 70S टाइप राइबोसोम की अगर दोनों सब यूनिट्स को देखें, एक लार्ज सब यूनिट होती है जो कि 50S टाइप होती है, एक 30S टाइप होती है। एस क्या होता है, सेव्डबर्ग यूनिट, जो कि मैं राइबोसोम की स्ट्रक्चर में बताया मैंने, वहाँ पर कैसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है या ट्रांसलेशन प्रोसीजर कैसे होता है, वो सारी बातें मैं बता चुका हूँ। और इसके अलावा राइबोसोम भी प्रेजेंट है। और ये क्या है, एंडोस्पोर।
आपने कई जगह देखा होगा कि एंडोस्पोर के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती। एंडोस्पोर क्या है? एंडोस्पोर तब बनता है बैक्टीरिया के अंदर जब बैक्टीरिया सर्वाइव करने की कंडीशन में होता है। सपोज करो हाई ज़्यादा, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर झेल नहीं पाते, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर झेलने के कारण वो क्या होता है कि उनकी जो साइटोप्लाज्म है वो इकट्ठा होकर के एकदम एक एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। इससे बैक्टीरिया कई सालों तक के सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक्टिव रहता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा वो क्या करेगा, दोबारा से ग्रो कर जाएगा। तो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन, और इसके अलावा आप इसके साइटोप्लाज्म में कई सारी स्ट्रक्चर्स देखेंगे। इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल भी आपको दिखाई देगा। बैक्टीरिया सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड रीजन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सर्कुलर डीएनए दिखाई देगा जो कि हाईली सुपर कोइलेड कंडीशन में प्रेजेंट होता है। और ये जो दोस्तों डीएनए होता है वो नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए का मतलब क्या हुआ कि ऐसा डीएनए जिसके चारों तरफ या फिर जिसके अंदर आप कहेंगे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, मतलब इसमें जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड उसकी रैपिंग नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आप क्या देखते हैं कि जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड उसकी रैपिंग होती है और हाईली सुपर कोइलेड कंडीशन बना एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। बट इसमें क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। इसमें भले ही थोड़ा कंडेंसेशन होता है, जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सुपर कोइलेड कंडीशन में थोड़ा कंडेंस फॉर्म बनाता है। बट जितना कि मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड न्यूक्लियोसोम मॉडल आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मैं बता भी चुका हूँ उसके बारे में। तो वहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया था, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड पहले धीरे धीरे वो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं क्रोमेटीन, फिर और ज़्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम, वो इसके अंदर एब्सेंट है। तो आप कहेंगे नेकेड डीएनए जो टर्म है वो इसी का मतलब यही होता है। नेकेड डीएनए का मतलब यही है कि विदाउट हिस्टोन उससे अटैच नहीं है। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल का खास फीचर यही होता है, मेन फीचर ही यही है कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होने का क्या मतलब, फॉल्स न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस में डिफरेंशिएशन क्या है? तो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या इसके अलावा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है तो उसको आप क्या कहेंगे, ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सभी कंपोनेंट प्रेजेंट है। बट आप अगर प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको पता चलेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। तो इस तरह का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जो कि बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है जो कि नेकेड होता है और हाईली सुपर कोइलेड होता है। तो ये है उसका जेनेटिक मटेरियल। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें प्लाज्मिड एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो प्लाज्मिड है इसको बोलते हैं, ये एक तरीके से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का एक फॉर्म होता है। और इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं एंटीबायोटिक से फाइट करने के लिए। ठीक है, मतलब ये जो प्लाज्मिड होता है ये भी एक तरीके से इसका प्रोटेक्शन का ही काम करता है। और कहीं कहीं पर आपने देखा कि प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसमिशन में भी ये काम करता है। और तो ये हुआ प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा डिटेल। और उसके बारे में हम बात करते हैं मीजोजोम के बारे में। दोस्तों ये मीजोजोम क्या है, मैंने क्या कहा था कि बैक्टीरिया के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होगी। इसकी तो यहाँ पर आप देखेंगे आउटर वाल है, ये मिडल वाल है और ये जो इनर वाल है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये जगह जगह पर फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती हैं। सरफेस एरिया थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर देती है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये फोल्डेड स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये भी फोल्डेड स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मीजोजोम। मीजोजोम का मेन फंक्शन होता है एनर्जी का प्रोडक्शन करना। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर करता है वही जो बैक्टीरिया सेल के अंदर जो मीजोजोम है वही काम करता है। इसका काम होता है एटीपी का प्रोडक्शन करना। इसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल इसके अंदर भी होता है, करेक्ट। तो ईटीएस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इसी के अंदर होता है। तो इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसका कंपैरिजन हम जो बैक्टीरिया सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उससे हम कर सकते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन भी यही काम करता है, करेक्ट। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है बैक्टीरिया के सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब हम इसका यहाँ पर नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट करें। बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर में आप इसका थ्योरेटिकल पोर्शन नोट करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। वही आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का प्रोसेस मैं बता ही चुका हूँ कि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया कैसे बनता है। और भी कई सारे डिवाइडेशन के प्रोसीजर है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो दे डू नॉट पोसेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है। एंड द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सर्कुलर
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स होता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा अब आपको इसकी जितनी भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती हैं बैक्टीरिया के अंदर, जैसे फ्लैजेला, फिम्ब्री या पिलाई या सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन, इन सभी को एक्सप्लेन करना होता है एक एक करके। तो फ्लैजेला के बारे में, दीज आर लॉन्ग फिलामेंटस एंड इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 12 से 30 माइक्रोमीटर की होती है। और ये जो इसके अंदर जो है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फ्लैजेलिन प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेला किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में, एक जगह से दूसरी जगह चलने फिरने में हेल्प करता है। और ये जो फ्लैजेला है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है? 9+2 का, मतलब प्रीफेरी पर जो किनारे किनारे पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और सेंटर में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम 9+2 का अरेंजमेंट यहाँ पर, 9+0 का अरेंजमेंट यहाँ पर हम देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे फिम्ब्री या पिलाई, ये जो आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना होता है। दीज आर द थिन शॉर्ट फिलामेंट, और इसकी जो लेंथ होती है लगभग 4 से 8 नैनोमीटर। और इसमें यह किस प्रोटीन का मिलकर बना होता है? पिलीन प्रोटीन का मिलकर बना होता है। बाकी की ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता ही चुका हूँ कि ये बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करता है। आप इसका फंक्शन भी लिख सकते हैं कि किसी बैक्टीरिया को एक दूसरे से अटैच होने में या किसी सरफेस से या होस्ट सेल पर अटैच होने में ये मदद करता है। उसके बाद कैप्सूल के बारे में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि पैथोजेनिक, मोस्टली ये जो है बैक्टीरिया की कुछ ही स्पीसीज में कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो कि पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, जो कि रोग फैलाते हैं। ठीक है। आउटर कवरिंग, ये क्या है? जो कैप्सूल होता है ये बैक्टीरियल सेल का आउटर कवरिंग, जेली लाइक मटेरियल, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ मिसेलिजिनस वाल की तरह, और सराउंडेड बाय सेल वाल। ये जो है सेल वाल को सराउंड करता है कैप्सूल जो होता है, करेक्ट। और कैप्सूल इज ऑलरेडी रिजिड स्ट्रक्चर। ये जो इसके अंदर जो सेल वाल है ये पहले से ही रिजिड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके बाहर भी कैप्सूल वाल पाया जा रहा है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ओनली प्रेजेंट इन सम बैक्टीरियल स्पीसीज एंड मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसेक्राइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन का भी मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिलकर इसका कैप्सूल का वाल बनता है। अब आता है इसके अंदर की तरफ जो रिजिड स्ट्रक्चर है सेल वाल, जो कि ग्रीन कलर में मैंने यहाँ पर बनाया है, शो किया है, तो आप यहाँ पर इसके बारे में भी लिखेंगे। सेल वाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से स्टडी करना होता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वाल के बेस पर ही 20 डिफरेंशिएशन हमने निकाला था। तो मेन इसका सेल वाल, बैक्टीरिया का सेल वाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप अच्छे से स्टडी करें। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस या बीएससी एंट्रेंस का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उसमें आप बैक्टीरिया की सेल वाल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एमसीक्यूज बेस पर। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वाल को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सेल वाल है इसके बारे में आप लिखेंगे, इट इज़ द टफ एंड रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोन। और इसके साथ जो कुछ एसेसरी स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि टिकोइक एसिड या लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? सेल वाल एक बैक्टीरिया को शेप गिव अप करता है, शेप गिवन करता है, एक तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाता है कि रोड शेप है, ये कॉक्सी बैक्टीरिया है, ठीक है, इस तरह से एक शेप देता है। और इसके अलावा ये जो इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकोन होता है, ये होता क्या है? द पेप्टाइडोग्लाइकोन इज द कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेट यूनिट ऑफ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन रेजिड्यू क्रॉस लिंक्ड। अब ये जो है क्रॉस लिंक्ड होते हैं विथ टेट्रापेप्टाइड सब यूनिट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टेट्रापेप्टाइड यूनिट के साथ। तो इस तरह से ये जो है इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकोन की जो लेयर होती है वो इसकी स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, किसमें जो है रिपीटेड यूनिट एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, इसको आप नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो एम है रिप्रेजेंट कर रहा है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड को, मतलब कि यहाँ पर ये जो एम है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट है यहाँ पर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और ये जो जी है ये है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, और ये आपस में लिंक्ड है, ठीक है। और लिंक करके ये जो आप देख रहे हैं सेल वाल की स्ट्रक्चर, या फिर ये जो आप देख रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकोन की जो लेयर है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल के अंदर, ठीक है। तो अभी आप इसको फटाफट नोट करें। फ्रेंड्स, बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर में नंबर 5 जो स्ट्रक्चर आती है वो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ होती है, इसकी लोकेशन क्या है? तो बैक्टीरिया की जो सेल एनवलप है उसकी जो सबसे इनर वाली जो मेम्ब्रेन है, जो मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है, इसी को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। यानी ये साइटोप्लाज्म को घेरने वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके बारे में आप लिखेंगे द साइटोप्लाज्मिक लेयर बाउंड्री लेयर ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। ये बैक्टीरियल सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसकी बाउंड्री लेयर है, एंड इट इज़ थिन। ये जो है लगभग 5 से 10 नैनोमीटर होता है और इलास्टिक होता है और सेमी परमिएबल लेयर होती है,
ठीक है। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो इनर सेल होती है वो सेमी परमिएबल मतलब सेलेक्टिवली किसी चीज़ को सेलेक्ट करके ही एंट्री देना, यानी कि एकदम से कोई चीज़ का ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट या हो नहीं सकता एकदम से। ये जो है सेलेक्ट करेगा सबसे पहले, उसके बाद ही आयंस या किसी मॉलिक्यूल का वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर आप इसका सेक्शन काट कर देखते हैं, किसका सेक्शन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का अगर आप सेक्शन काट कर देखेंगे, इसमें पता करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो इट अपीयर ए ट्रिपल लेयर्ड, ये भी जो है ट्राई लेमिनार स्ट्रक्चर, जो कि मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक देखा है तो वो ज़रूर इस चीज़ को समझ जाएगा तुरंत कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कंसिस्टिंग ऑफ बाई लेयर रीजन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, में जो है फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है विथ पोलर हेड ऑफ द सरफेस एंड फैटी एसिड चेन्स टुवर्ड्स द इनर साइड। और इसमें जो प्रोटीन होती है वो एम्बेडेड रहती है, उसे हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और जो प्रिफेरी पर प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे क्या, पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है। और जो बीच में पूरा धसी रहती है बाई लेयर, लिपिड की जो बाई लेयर है उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। ये सब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। इस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और ये एनर्जी का प्रोडक्शन भी करती है। क्यों करती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये वो साइट है जहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया जैसे कि रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी यहीं से ही फ्लो होता है उसी का, और साथ में एंजाइम्स वगैरह इसी में होते हैं। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वहाँ पर भी यही से होता है। तो बहुत सारे जो प्रोसीजर हैं वो इसी से होता है। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है एंड पॉलीमर प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, करेक्ट। उसके अलावा अब हम यहाँ पर बात करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। ये तो हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब हम बीच में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जो मटेरियल है, उसके बारे में बात करेंगे। साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया में अगर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आप नोट करेंगे क्योंकि इसके अंदर कई सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसी को हमें डिफाइन करना है। द साइटोप्लाज्म इज कोलोइडल सिस्टम कंटेनिंग बोथ, इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इट लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडीज जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं वो जो है इसमें एब्सेंट होते हैं, करेक्ट। एंड इट कंटेन्स मेनी, जैसे राइबोसोम कई सारे प्रेजेंट होते हैं, और कुछ इसमें मेसोसोम भी प्रेजेंट होगा जिसकी संख्या 1 से 4 तक या 2 से 4 तक हो सकती है, करेक्ट। राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, करेक्ट। तो राइबोसोम के बारे में लिखेंगे, राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का होता है। एस जो है वो सेव्डबर्ग यूनिट है, और 70S आप जो जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल है तो 70S टाइप का होगा, और हैविंग 2 सब यूनिट्स 15S एंड 13S, करेक्ट। राइबोसोम क्या होती हैं, साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स होती हैं। और बात करते हैं मेसोसोम के बारे में, मेसोसोम भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है। तो ये इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का ही एक इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है। तो दीज आर द मल्टी लेमिनेटेड, ठीक है, एंड लोकलाइज इनफोल्डिंग ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड नंबर इनकी हो सकती है 2 से 4 तक। ये जो है साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेटिस, अगर सपोज करो बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, प्रकाश संश्लेषण करने वाला बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये है बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म के अंदर अभी और भी कुछ स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप इसको नोट करें, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Friends, in the last clip of video, we will discuss about the remaining structure of bacterial cell. Number 7 is chromatophores. These are the pigment-bearing structures found in photosynthetic bacteria. दोस्तों ये pigment-bearing structures हैं और photosynthetic bacteria में पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया जो न्यूट्रिशन के बेस पर उन्हें हेट्रोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं जिसमें बैक्टीरिया जैसे कि क्लोरोफिल से मिलते जुलते कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, उन्हीं की बात की गई है कि इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट हो, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनके अंदर ही पाया जाता है। नंबर 8 पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। दोस्तों बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो 2 चीज़ों में पाया जाता है, किसमें, एक तो प्लाज्मिड के अंदर और एक न्यूक्लियोइड के अंदर। सो द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट बोथ इन न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड जो होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही होता है। तो प्लाज्मिड को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे या कि कितने टाइप्स का होता है, ठीक है।
तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो है हाईली सुपरकोइलेट कंडीशन में इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है, ठीक है, इतना बहुत है। और नेकेड डीएनए होता है, यानी कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, वहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है अगर हिंदी में बोले तो इस तरह से ये जेनेटिक मटेरियल तो हमको पता है। थोड़ा हमें प्लाज्मिड के बारे में नॉलेज लेना होगा क्योंकि इसी से क्वेश्चंस कई बार पुट आउट किए जाते हैं एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों प्लाज्मिड की बात करें तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में कंटेन सम जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्टिंग द जीनोफोर, जीनोफोर को छोड़ दिया जाए तो कोल्ड प्लाज्मिड, उसको बोला जाता है प्लाज्मिड, या इसी को हम एपिसोम के नाम से भी जानते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में एपिसोम नाम लिया जाए तो भी आप उसको प्लाज्मिड के बारे में ही लिखेंगे। सो प्लाज्मिड क्या है? एक रिंग लाइक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल है। एक रिंग लाइक मतलब एक तरीके से अंगूठी के समान, रिंग लाइक, ठीक है, एक गोल स्ट्रक्चर दिखाई देगी जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए की मॉलिक्यूल्स की होती है। प्लाज्मिड जो होती है ऑन द बेस ऑफ होस्ट प्रॉपर्टी, उसकी होस्ट प्रॉपर्टी के बेस पर फॉलोइंग टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट, एफ फैक्टर फॉर फर्टिलिटी। दोस्तों ये जो टाइप्स हैं ये आप चाहें तो ना भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन एमएससी के अगर स्टूडेंट हैं तो उनको नोट करना चाहिए। अगर आप अच्छे लेवल की स्टडी करना चाहते हैं तो इन 9 टाइप्स के प्लाज्मिड होते हैं, इनको आप नोट कर लें। नंबर फर्स्ट, एफ फैक्टर फॉर फर्टिलिटी, कॉल फैक्टर फॉर कोलिसिनोजेनी एंड आर फैक्टर फॉर रेजिस्टेंट एंड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। एंड नंबर फिफ्थ है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड जो कि स्यूडोमोनास। कुछ एग्जांपल है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया में सभी के सभी प्रेजेंट हो, कुछ अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरह के प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑन द बेस्ड ऑफ होस्ट प्रॉपर्टी की बेस पर, ठीक है। जैसे डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है, ये किस में पाया जाता है? स्यूडोमोनास के अंदर। पैथोजेनेसिटी फॉर मैमल्स में अलग पाया जाएगा। एंड पेनिसिलेज प्लाज्मिड जो होता है वो पाया जाता है स्टेफाइलोकोकस के अंदर, इसका एग्जाम्पल है। मर्करी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड होता है एंड क्रिप्टिक प्लाज्मिड्स अलग होता है। तो ये जो प्लाज्मिड है ये होस्ट की प्रॉपर्टी के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड मैंने क्या कहा, एक पॉइंट आपने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट फाइट करता है, बैक्टीरिया सेल को बचाए रखना। जैसे हमारे अंदर भी एक सेल्फ कैपेबिलिटी होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमें बचाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमें अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं उनसे बचाता है। हमारे अंदर भी इम्यून सिस्टम है, तो उसी तरीके से बैक्टीरिया का भी तो एक इम्यून सिस्टम होगा जो कि उन्हें बचाता होगा, ठीक है। तो वो यही है, प्लाज्मिड ही है, प्लाज्मिड से ही ये जो है इसको अपने एंटीबायोटिक से लड़ता है, करेक्ट। तो दोस्तों ये था बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, और कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।